हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 23 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 24 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें भी जो सवाल मोस्टली रिपीट हुए थे या फिर जो बहुत ही आसान थे उसको मैंने स्किप कर दिया है, और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कुणाल को 3300 रुपया क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। देखिए, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट का परसेंट दिया है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होता है वो भी सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन का सेलिंग प्राइस इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस MP है। इस पर आप पहला डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का, इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो 4 पर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू कितना बनेगा, 3/4, ठीक है। उसी तरह से अगला डिस्काउंट है 30% का, इसका फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 पर 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं, वैल्यू बनेगा 7/10। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर दूसरा कंडीशन का सेलिंग प्राइस निकालें तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 3300, और इस पर आप प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, 33%, यानी वैल्यू हो जाएगा 133%, जिसको आप 133/100 लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन का सेलिंग प्राइस यहाँ पर इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पर कटा के MP का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 से कट जाएगा ये 19 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। अब नहीं कटने वाला है, ये सब जाएगा उधर, गुना होगा तो मार्क प्राइस का क्या वैल्यू आएगा, 19 गुना 11, इधर से 40, तो 11 गुना 40 ये हो जाएगा 440, और गुना 19 करना है। तो लास्ट में जीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद 19 चौके 76, बच्चा 7, 19 चौके 76, 7 83, तो 8360 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे, ठीक है, या फिर 19 का। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष B और D से विकर्ण AC पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। विकर्ण AC की लंबाई निर्धारित करें, ठीक है। ठीक है, हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए। किसी भी तरह का चतुर्भुज आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये वो चतुर्भुज है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है इसका नाम क्या है, ABCD, तो नाम दे देंगे ABCD, ठीक है। और AC पर डाले गए लंब, तो A से C को मिलाएंगे तो ये इसका विकर्ण होगा AC। इस पर लंब डाला जा रहा है B और D से, तो B से जब लंब डालेंगे तो इस तरह से लंब बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री पर। और इस तरह से D से जब डालेंगे तो यहाँ पर आपका लंब बनेगा। इसका नाम दे सकते हैं, मान लीजिए M है, ये N है। तो B से जो डाल रहे हैं उसका कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और ये जो D से डाला जा रहा है उसका लंबाई है 15 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है आपसे AC की लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ, तो इस तरह का जब डायग्राम आपको मिले तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया हो जाता है 1/2 गुना ये जो विकर्ण है AC, ठीक है, गुना विकर्णों पर डाले गए लंबों का योगफल, यानी ये हो जाएगा BM प्लस यहाँ से DN, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा आपका एरिया का। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के आराम से आंसर निकाल सकते हैं। एरिया कितना है, 324, ओके, बराबर 1/2 AC नहीं है, निकालना है तो AC रहने देंगे, गुना इन दोनों का योगफल, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ पर कटाइए तो 27 से कट जाएगा, ठीक है, 27 1 27, 54 हुआ, 27 दूना 54, तो 12 इधर से 2 आया, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, यदि ये दिया है तो x² प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, इसका शॉर्टकट भी है, पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये बराबर के लेफ्ट साइड जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक x के साथ एक y के साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग x वाला निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर है दोनों, और एक यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका A², ये हो गया माइनस का 2AB, और यहाँ से मिलेगा B²। तो इसको आप लिखिए x वाला को अलग, ये हो जाएगा x² माइनस 2AB पर जब इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू
ए हो जाएगा हमारा x और b हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 दूना 16x हो गया माइनस में। तो b हमारा 8 है, तो यहाँ पर b का स्क्वायर पड़ेगा यानी कि 64। तो ये एक साथ हो जाएगा। उसके बाद आपको y वाला करना है, तो y का स्क्वायर, और देखिए 38y है तो इसको 2ab पर जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू ए वाई, और b जो है 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, ये दोनों ये सब जो है एक साथ रहेगा बराबर 0। तो आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, ये 64 था 8 का स्क्वायर, और ये 361 क्या 19 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो है आपका x माइनस 8 का होल स्क्वायर है, प्लस और ये क्या है, ये y प्लस 19 का होल स्क्वायर है बराबर 0। और आप एक चीज़ भी जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 0 हो तो आप ए स्क्वायर बराबर 0 और बी स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इसको आप 0 के बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा, और इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 19 होगा। ठीक है, तो माइनस का 19 और 8 यहाँ पर रख के आप आंसर देंगे, तो आंसर कितना बनेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64, प्लस वाई का वैल्यू माइनस का 19 है तो इसका स्क्वायर 361 हो जाएगा। कुल मिला के 425 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि देखिए शॉर्टकट ये है कि आपको ये वाला देखना है, स्क्वायर वाला नहीं, ये एक्स और वाई के साथ। तो ये जनरली जो है बराबर के उस तरफ रह सकता है या फिर इस तरफ रह सकता है। अगर इसी तरफ रहे तो आपको चिन्ह बदलना है, अगर उस तरफ रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलना है, और 2 से इसको डिवाइड करना है। यानी तो आप इसको 2 बाहर कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 8x होगा और प्लस का यहाँ पर 19y होगा। तो ये y के साथ जो भी लगा है y का वैल्यू होगा, x के साथ जो भी लगा है यानी गुणांक वो x का वैल्यू है। लेकिन बराबर के अगर इस साइड है तो आपको चिन्ह बदलना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 8 और ये आ जाएगा माइनस का 19। तो ये दोनों वैल्यू x और y के हैं। और आप एक चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर में वैल्यू पूछ रहा है, हमेशा तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस केस में अगर इस तरह का सवाल फिर रिपीट हो स्क्वायर वाला के साथ तो आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर लगाना है, 425 जो यहाँ पर लास्ट में दे रखा है। ठीक है, वही इसका आंसर होता है। आप सब कुछ इसका याद रखें। आगे बढ़ते, इसमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए का कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 जो आपको मर्जी लगे और आसान लगे वो रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक अगर रख दें तो अलग अलग ऑप्शन होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पर 4, यानी सब ऑप्शन एक रखने पर अलग अलग हो रहा। तो हम लोग ए का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर ए का वैल्यू 1 इस समीकरण में रखें तो समीकरण क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 1 का 2, ए का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 1 का 2 प्लस 3 5x। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 5x। उसके बाद ये क्या बनेगा, प्लस के बाद 1 प्लस 3 यानी ये 4 बन गया बराबर 0। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ना है, गुणा करने के बाद 4 हो जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 और 1 लेने के लिए। ठीक है, 4 1 4 हो जाएगा और जोड़ने के बाद भी ये 5 हो जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता। आंसर क्या होता है, इसका चिन्ह बदलते हैं तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 1। अब आपको क्या करना कि ऑप्शन में a बराबर 1 लिए हैं तो a बराबर 1 रखने पर कहाँ ये आ रहा है, माइनस का 4 माइनस का 1। ठीक है, अगर यहाँ पर रखें तो 2 और 4 आएगा, नहीं होगा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ रखें 1 और 4 आएगा x का वैल्यू, ये भी नहीं होगा। ये देखिए माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, जबकि यहाँ माइनस का 4 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसमें वैल्यू रख के देख सकते हैं। माइनस ए है, ए का वैल्यू 1 है तो माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर दोनों माइनस में तो 1 और 3 यानी माइनस का ये 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप दोनों बराबर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो, यदि ये दिया है तो जेड का मान इसमें निकालना है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए गुना है भाग है, तो भाग कर लेंगे, 13 से 91 को काटेंगे 7 बार में, इधर 9 हो गया, 9 सते 63 इसका वैल्यू हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद यहाँ भाग है, गुना है, तो भाग कर लेते हैं 2 से 7 बार में, 18 सते 126 हो गया माइनस में, और प्लस में 11 लास्ट में है बराबर जेड है। अब आसान है सवाल, 63 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये 74, उसमें 126 माइनस करना, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 26 इधर 26 इधर, यानी 52 आ जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, ये दोनों और एक अन्य संख्या x का एलसीएम इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर ये x का एलसीएम ये है तो x से ये डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन वही होगा जिससे ये डिविजिबल होगा। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है।
यहाँ अगर देखें तो 165 है, तो लास्ट में 5 है, तो 5 है लास्ट में, तो डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 5 या 0 चाहिए, जबकि यहाँ 8 है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो यहाँ भी 5 वाला नहीं होगा। ये बचा 101, चेक कर लीजिए आप, 101 से 7 बार में जाएगा 707, बचेगा 49, ठीक है, तो ये हो गया 498। ये 101 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एक टैंक को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पंप टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर खोला जाए और 2 घंटे तक खुला रखा जाए, तो टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए पहला पंप 6 घंटे में भर रहा है, तो इसका 1 घंटे का कितना कार्य होगा, 1/6। ठीक है, और ये 2 घंटा तक चलता है, तो 2/6 भराएगा, 1/6 गुना 2 करेंगे तो 2/6। ये भर दिया कौन, पहला पंप। दूसरा पंप का देखिए, ये 8 घंटा में भरता टोटल, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/8, और 2 घंटा में कितना भरेगा, 1/8 गुना 2 करेंगे तो 2/8 होगा। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कटा सकते नहीं तो जोड़ के कटा लीजिए। एलसीएम 24 हो जाएगा, 6 चौके 4 दूना 8, प्लस 8 दिया 3 दूना 6, 14/24 आया। कटा देंगे इसको 7 और 12, यानी 7/12 हिस्सा भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर है। आगे बढ़ते। आकाश ने एक वस्तु को 17% हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 310 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है, और उसे पहले वो 17% के हानि पर बेच रहा, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या था, 100 में 17 माइनस करेंगे तो 83। ठीक है, अब क्या किया है कि इसका क्रय मूल्य 5% कम हो जाता है, तो 100 है, 5% कम करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95। अब जाके इस पर इसको 20% का लाभ होता है, तो इस पर 20% का लाभ जोड़िए, कितना होगा, 95 का 10%, 9.5 का 2 गुना 19 हो जाएगा, यानी 19 का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस इसका बनेगा 95, 9, 104, 10, 114। पहले सेलिंग प्राइस 83 था, अब 114 है, तो ये कितना बढ़ गया, आप देख सकते हैं, उधर 17 इधर 14, 31 बढ़ गया। जबकि सवाल में सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया था, 310, तो 31 यूनिट का वैल्यू 310 होगा। ये सीधा सीधा 10 गुना दिख रहा है। क्रय मूल्य निकालना है 100 यूनिट का, तो 10 गुना कर देंगे, 100 का 10 गुना 1000, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। 5 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है। एक नए छात्र के समूह में शामिल होने के बाद औसत वजन 62 केजी हो जाता है। नए छात्र का वजन कितना है। ठीक है, देखिए आपको देखना होगा कि ये नए छात्र के आने से क्या हुआ है। ये औसत वजन 62 केजी हो गया। अगर नया छात्र कोई ग्रुप में प्रवेश कर रहा है, तो वो एवरेज तो मैनेज कर रहा है ऑलरेडी, यानी 60 केजी ये एवरेज में इसका जा रहा है। उसके बाद इस एक्स्ट्रा प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रत्येक का वजन 62 हो जा रहा है। पहले वजन था 60, अब हो गया 62, तो 2 का वृद्धि हो गया प्रत्येक में। ठीक है, और 5 छात्र पहले से था, एक आया तो 6 छात्र हो गया। कुल मिला के 6 छात्रों का 2-2 किलो बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा, 6 दूना 12 किलो। तो नया छात्र का वजन ये होगा 60 + 12 72 केजी। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आप गुना करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये 1 है, और नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 24, 8 तिया 21 हो जाएगा, ये प्लस 6 चौके 4 चौके 16 हो जाएगा, भाग है ये 6/29। तो ये 24 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 21 और 16 ये हो जाएगा 37। यहाँ गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, 29/6 हो जाएगा। 6 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 29, 116, नीचे 37, 37 तिया 111, 5 बच जाएगा 37, यानी 3 सही 5/37 इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते। उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करके 10.1 का क्यूब का सरल करना। ठीक है, तो देखिए अगर इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो इकाई अंक तो एक ही रहेगा, और 1 अंक के पहले दशमलव है, क्यूब में 3 अंक के पहले दशमलव पड़ेगा। ठीक है, 3 अंक, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन इकाई अंक वाला, यहाँ पर 1 1 है, आंसर होगा। यहाँ पर 3 है, ये आंसर नहीं होगा, और यहाँ पर 4 अंक के पहले ये दशमलव लगा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन है आपके पास। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसको आप क्या करिए, 10 + 0.1 का होल क्यूब कर सकते हैं, तो क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a का क्यूब यानी 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, प्लस b का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 0.001 हो जाएगा, प्लस 3ab। ठीक है, तो 3 × 10 गुना ये करेंगे तो कितना होगा, 10 या 30 गुना 0.1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू a + b,
तो दोनों को जोड़ के 10.1 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 1000 यहाँ हो गया, यहाँ पर 30 हो रहा है, तो 1030 से ज़्यादा ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है, क्योंकि पहला ऑप्शन 1003 है जो कि 1030 से कम है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका माध्यानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर दो नंबर है आपके पास ए और बी, दोनों का माध्यानुपाती निकाल तो रूट अंडर ए गुना बी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी रूट के अंदर गुना करके ले लेंगे। तो ये क्या है, देखिए 4 रूट के अंदर, तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 12 पहले से, तो 12 6 18 आ जाएगा इसका वैल्यू। इसका कितना आएगा, 4 दूना 8, 16 में से 8 घटा 8, तो 18 8 144, 144 का वर्गमूल 12, तो 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी जो है यहाँ पर अपना चिन्ह अपोजिट रखते हैं, प्लस का है तो माइनस आएगा, माइनस का रहेगा तो प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए क्या है 42 है, बी क्या है 18, यहाँ भी ए 42 बी 18, तो ये कुल मिला के किसका वैल्यू है, ये कॉस ए प्लस बी यानी ये 42 प्लस 18 का वैल्यू है, जिसको आप बोलेंगे कॉस 42 प्लस 18 कितना होगा 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, तो इसके साथ हम लोग पहला शिफ्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे और रिपीटेड नहीं थे उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका दूसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप इसको आराम से आंसर लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 गुनी से 4 गुनी होना, तो इसका भी 2 गुना हो रहा, तो टाइम का भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 10 दूना 20 साल इसका आंसर होगा। आपको समझना तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए इसका जो मूलधन है वो 1 यूनिट है, तो इसका मिश्र धन कितना बनेगा 10 साल के बाद, 2 गुना हो रहा है तो 2 यूनिट बनेगा। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 10 साल का। उसी तरह से कह रहा है आगे कि ये धनराशि 4 गुनी कब हो जाएगी, तो यही धनराशि 1 यूनिट, इसको 4 गुना होना यानी कि 4 यूनिट होना है। तो आपको इस केस में क्या करना है कि यहाँ पर आधार आपको बराबर करना है, जैसे 2 है 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, तो 4 को आपको 2 की पावर कितना में लिखना होगा 2 में, तो ये देखिए 2 2 आधार बराबर है। अब पावर पे ध्यान देना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पावर 1 होने में इसको 10 साल का टाइम लग रहा है, तो पावर 2 होने में कितना लगेगा, 1 का 2 गुना है तो 10 का 2 गुना 20 साल हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ कर बना सकते हैं। आगे बढ़ते, एक समबाहुभुज ए के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, ए की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए चाहिए क्या, बाह्य कोण, और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 360 डिग्री को जो बाह्य कोण निकलता है एक्सटीरियर एंगल उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है इसमें कितनी भुजाएं हैं। और यहाँ पर देखिए बाह्य और अंतः का रेशियो दे रखा है, रेशियो में देखिए जोड़ के कितना हो रहा है 4 1 5 यूनिट, और हम लोग क्या जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 180, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36 गुना है, बाह्य कोण हमें निकालना है, तो बाह्य कोण देखिए 1 यूनिट का ही है यानी 36 डिग्री आया, तो यहाँ पर रख दीजिए 360 बटा 36, कटा देंगे ये 10 बार में, तो 10 भुजाएं हैं, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, ये द्विघात समीकरण ये है, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको निकालना होगा डी का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डी का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी है एक्स का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है 2 इंटू सी है 3, तो कुल मिला के 4 या 12 दूना 24, 1 में 24 घटेगा माइनस का 23, तो डी आ गया माइनस का 23, यानी डी जो है लेस देन 0 है, तो इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो अधिकल्पित मूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, 2 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 66 वर्ष थी, अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 89 वर्ष होगी, अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। देखिए अगर वो 2 वर्ष पहले कह रहा है ए बी और सी का औसत आयु 66 है, अगर हम लोग ए बी और सी तीनों का योगफल निकालें वर्तमान का तो कितना होगा, 3 का एवरेज 66 है, तो योगफल निकालने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 66 दिया कितना होगा 180 प्लस 18, ये हो जाएगा 198। ठीक है, अब देखिए ये जो योगफल आया ये 2 वर्ष पहले का है, अगर हमें वर्तमान निकालना है तो सब में 2 2 जोड़ना पड़ेगा,
तो 3 आदमी है, 2-2 जोड़ेंगे तो 2 तिया 6 जुट जाएगा, तो कुल मिला के 8 से 14 यानी कि 204 जो है ए बी और सी का वर्तमान योगफल है। उसी तरह ए और सी का भी निकाल देंगे। ए और सी का अगर वर्तमान योगफल निकाल दें हम लोग, कितना हो जाएगा? ये 2 वर्ष बाद का है 89, इसको 2 से गुना करेंगे तो योगफल आएगा कितना? 160 प्लस 18 178। तो ये जो 178 योगफल आया है ये 2 वर्ष बाद का है। वर्तमान मानने के लिए इसमें 2 माइनस करना होगा, लेकिन 2 आदमी है तो 2 2 4 माइनस करना होगा, तो कुल मिला के 174 आ जाएगा इसका वर्तमान योगफल। तो आप देख रहे हैं कि ए बी और सी तीनों का योगफल वर्तमान में ये है और ए और सी का वर्तमान में ये है, तो इसमें जब इसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? बी का कितना मिलेगा? घटाएंगे तो 30 साल मिल जाएगा। तो ये जो बी का वर्तमान एज है 30 साल आ गया है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इसका आयु कितना है, तो +4 कर दीजिए, 30 4 34 साल इसका आंसर हो जाए। आगे बढ़ते, एक बेलन के एक सिरे पर शंकु, ठीक है, और एक सिरे पर अर्धगोला अधिरोपित किया गया है। सार्व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और संरचना की कुल ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। संरचना का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, और कह रहा है पाई का 22/7 उपयोग कर रहा है। तो सब में पाई का उपयोग होता है, शंकु में, अर्धगोला में और बेलन में, सब में, और सबका आयतन निकालना है तो पाई को जोड़ना ही पड़ेगा, यानी आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो देख लेंगे, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको बनाना है तो आप इसको समझिए। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक बेलन है, ठीक है, और बेलन का एक सिरा पर शंकु बना हुआ, तो मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है? शंकु है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ मान लेते हैं क्या है? अर्धगोला है। इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से गोल कर सकते हैं और ऊपर भी इस तरह से गोल कर सकते हैं। तो ये जो है कुल संरचना है, इसका टोटल हाइट दे रखा है 32 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके नीचे तक ये जो हाइट है कितना है? 32 है, और बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बेलन जो है इसका ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो कॉमन है सब में, यानी सबका रेडियस क्या है? एक ही है, जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर और इसका भी, अगर ये रेडियस 7 है अर्धगोला का, तो ये वाला हाइट भी अर्धगोला का कितना होगा? 7 ही होगा। तो 7 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो 13 हो गया, यानी ये बेलन से नीचे अर्धगोला तक 13 सेंटीमीटर, टोटल 32 है। तो ऊपर जो शंकु है इसका ऊंचाई कितना बचा? 32 में इधर 13 घटा देंगे तो 19, यानी इसका ऊंचाई 19 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि आयतन निकाल, तो सबका आयतन निकाल के जोड़ देंगे, सिंपल सा सवाल है। तो देखिए करते हैं, पहले शुरू करते हैं शंकु से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है, और बेलन का आयतन होता है πr²h। उसके बाद अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। तो r सब में कॉमन है तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लें, देखिए पाई है और r² सब में कॉमन है, तो πr² आप बाहर कर लीजिए। अगर आप पाई पाई का वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, 22/7 इंटू r², r 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 बाहर हो जाएगा। तो कोष्टक के अंदर क्या बचा? देखिए πr² चला गया तो 1/3h, h का वैल्यू ये किसका था? शंकु का, शंकु को चाहिए 19 है, तो 19/3 यहाँ का वैल्यू होगा, प्लस ये चला गया बाहर, h बचा, ये किसका था? बेलन का, तो बेलन का h कितना? 6 है तो 6 आ जाएगा, प्लस 2/3, ये पाई r² चला गया तो 2/3 r बचा, तो r का वैल्यू 7 है तो 7 दूना 14/3 यहाँ का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप नीचे देखिए 3 है, जो कि ये 11 को, ये 22 को नहीं कट पाएगा, 11 इसमें बच जाएगा, तो 11 का मल्टीपल हम लोग आंसर लगाए थे। तो आप इसको आगे कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। आगे बढ़ते, यदि ये दिया है तो इसका मान ज्ञात करना। तो एक सवाल हम आपको समझा चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो लास्ट में 117 ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे x% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 33% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग पहले कर चुके थे, फिर एक बार ले लिए ताकि आपका रिविजन हो। तो ये 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इसका जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 100 से 40 अधिक यानी 140, और इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, तो 33% का लाभ हो रहा है, और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100 है तो 100 + 33 ये हो जाएगा 133। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स क्या था? x% का डिस्काउंट,
तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस 140 है, इसको आप बेच रहे हैं 133 में, तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? 7 का। किसके ऊपर? 140 के ऊपर। तो कटाएंगे 7 1 7 दूना 20, 1/20 कितना होता है? 5%। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। आगे इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी पेपर में आए तो इसको स्किप करके लास्ट के लिए बचा के रखिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लेगा, हो सकता है एक बार में आंसर नहीं भी आए और आ भी जाए। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, ये 3 से 18 कट रहा है, 6 बार में 15 15 कट रहा है, तो कुल मिला के इसका वैल्यू 1/6 आ गया। ठीक है, भाग है तो भाग लिख देते हैं। ये देखिए 3 से 3 बार में कट रहा है, 6 से ये 2 बार में कट, और 2 1 का 2, 2 3 6, तो 3 3 बराबर ऊपर जोड़ दीजिए, तो 2 1 3/3, कुल मिला के कोष्टक का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए ऑफ है, तो ऑफ पहले करेंगे तो 15 15 कट जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, तो ये 3/8 है। भाग है तो गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको कटाइए, 4 दूना, और ये 3 से 3 बार में, और प्लस है यहाँ 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/6 ही आएगा। प्लस करना है कितना? 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। आगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी समांतर ए डी है, ए सी सी डी के बराबर है, कोण ए बी सी 13 डिग्री है तथा कोण बी ए सी 164 डिग्री है, तो कोण ए सी डी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक समलंब चतुर्भुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। तो यहाँ ले लेंगे ए बी सी डी। कह रहा है बी सी समांतर ए डी है, इसलिए ए डी जो है ये बी सी के समांतर है, इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू किए। और कह रहा है ए सी जो है सी डी के बराबर है, तो ए सी कहाँ है? ए से सी को मिला दीजिए, ए सी हो गया, और ये सी डी है, तो ये दोनों जो है इसका क्या है? बराबर है। और कोण ए बी सी 13 है, ए बी सी ये वाला कोण 13 डिग्री दिया है, और बी ए सी 164 है, तो बी ए सी ये है आपका 164 डिग्री। कोण ए सी डी का मान पूछ रहा है, यानी ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, मान लेते हैं थीटा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो इसमें 2 कोण आपको पता है, तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं ये वाला। तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कोण कौन सा? ए सी बी। ए सी बी 180 माइनस 164 प्लस 13 कितना होगा? 67 10 77, 177 माइनस करेंगे तो 3 डिग्री आपका आएगा ये वाला कोण। और आप ये डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, ये बी सी और ए डी समांतर है इस तरह से, और इस पर ये सी ए जो है त्रिअक्षैतिज रेखा है इस तरह से। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इनके एकांतर कोण बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। वही चीज़ यहाँ बन रहा है, अगर ये 3 डिग्री है तो ये कोण भी आपका कितना होगा? 3 डिग्री ही होगा। और एक चीज़ आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए सी डी में ये दोनों भुजा बराबर है, सी डी और ए सी। अगर भुजा बराबर है तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, तो इस भुजा के सामने 3 डिग्री, तो इस भुजा के सामने भी ये 3 डिग्री होगा। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी डी में तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। 2 कोण आपको पता है, ये तीन, तो कुल मिला के 6 डिग्री माइनस करेंगे तो तीसरा कोण यानी थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 174 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ना कि। आगे बढ़ते, ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 35% दान में दे दिया, ठीक है, कुल लाभ का 35% वो दान दे दिया, और लाभ में ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना है? देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 35% का फ्रैक्शन कितना होगा? 7/20, यानी अगर उसका टोटल प्रॉफिट 20 यूनिट है तो उसने दान कितना दिया? ऊपर वाला 7 यूनिट, यानी ये 7 यूनिट वो दान में दे दिया। इसको हटाइए तो बचा कितना? 20 में 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 13 यूनिट। तो ये बचा हुआ 13 यूनिट प्रॉफिट ही इन दोनों के बीच में बांटा गया है, और किस रेशियो में बांटा गया है? 8:5 में। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जोड़ के 13 ही हो रहा है और यहाँ भी 13 ही है, सीधा सीधा आप दोनों को बांट दीजिए, 8 इसको दे दीजिए, 5 इसको दे दीजिए, यानी ये जो 8 है ये किसका है? ए का हिस्सा है, और 5 जो है ये बी का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें ए को मिला है इतना रुपया, जबकि यहाँ रेशियो में कितना मिला? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7,770। निकालना है कुल लाभ कितना था? 20, तो 20 का वैल्यू निकालना है, तो निकाल दीजिए।
तो आप देख सकते हैं 8 का 20 ढाई गुना हो रहा है, तो इसको भी ढाई गुना कर देंगे, यानी कि ये कितना गुना, ढाई को 5/2 गुना बोल सकते हैं आप। 2 से कटाएंगे इसको, 38 दूना 76, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 5 गुना ये करना है। तो इकाई अंक 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते, यदि ये दिया है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करके वैल्यू रख के निकालेंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यानी ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब देखिए x अगर ये आपको पता है तो 1/x भी निकालना है, तो 1/x कितना हो जाएगा, आपको निकालने से पहले ये देखना है कि इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है। अगर डिफरेंस 1 आ जाए तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 माइनस रूट 3, सेम रखेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये 1/x आ जाएगा। यहाँ पर रखिए दोनों को जोड़ के, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट जाएगा, 2 + 2 4 इसका वैल्यू होगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 2, कुल मिला के 14। आप इसको एक तरीका और है समझने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप फॉर्मूला मन में सोचेंगे तो स्क्वायर में 2 घटा रहे हैं, इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें अगर 2 जोड़ दें तो स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। अगर पहला में 2 जोड़े तो 28 होगा, ठीक है। 28 स्क्वायर नंबर नहीं, इसमें जोड़ेंगे 32 होगा, वो भी स्क्वायर नहीं है। 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा, वो भी स्क्वायर नहीं है। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, जो कि एक स्क्वायर नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते, सचिन के 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 76 है। अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषयों में उनका औसत 70 है। अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। देखिए अंग्रेजी को अगर आप हटा रहे हैं तो अंग्रेजी तो एवरेज के बराबर अंक रहेगा ही उसका 76, और उसके जाने से क्या प्रभाव पड़ा है, अगर अंग्रेजी को ग्रुप से निकाल रहे हैं तो सबका एवरेज डाउन हो रहा है। कितना डाउन हो रहा है, 76 से 70 हो रहा है, यानी 6 का कमी हो रहा है। और 7 विषय पहले था, एक विषय अंग्रेजी चला गया तो बचा कितना, 6 विषय। तो 6 का कमी हुआ 6 विषय में, टोटल कितना का कमी हुआ, 36 का, ठीक है। तो 36 का कमी हुआ, इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी 36 ज़्यादा था, तो यहाँ पर आप अंग्रेजी में 36 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 112। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आप गुना करके भी निकाल सकते हैं। आगे इसको सरल करना है, ठीक है। देखिए रूट के अंदर है, इसका परिमेयकरण कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए पहले से है और 1 माइनस साइन ए नीचे में पहले से है। तो परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाला का साइन बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुना करना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा में भी इसी तरह से रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, गुना कर देंगे 1 माइनस साइन ए से ऊपर और नीचे। देखिए आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कोई वैल्यू पे जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू रखने पर ऑप्शन में भी वो आना चाहिए, ठीक है। तो आप वो भी तरीका अपना सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका है बनाने का। तो ये देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर आएगा, और नीचे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, गुना करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको आप बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा कॉस ए। उसी तरह से यहाँ भी, तो यहाँ से 1 माइनस साइन बाहर आएगा और नीचे कॉस, तो हर बराबर है तो ऊपर जोड़ दीजिए, तो साइन माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा 2 और नीचे कॉस ए। तो 2 कॉस ए आया, इसको आप बोल सकते हैं 2 सेक ए। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे तो इसके साथ ही हम लोग दूसरा शिफ्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे और रिपीट नहीं हुए थे वो कंप्लीट कर लिए। अब इसका तीसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए चाहिए आपको बाह्य कोण, उसके बाद 360 डिग्री को बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। देखिए अंत और बाह्य कोणों का अंतर दिया है 140, और हम लोग क्या जानते हैं, अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और दोनों का अंतर है 140, सवाल में दे रखा है, यानी आई माइनस ई बराबर 140 है। अब आपको निकालना है ई का वैल्यू, तो क्या करिए माइनस कर दीजिए पहला में से दूसरा इक्वेशन को, तो ये कट जाएगा, तो 2 ई का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस 40 40 आ जाएगा, ठीक है।
तो ई का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री। ई का वैल्यू 20 आया तो यहाँ पर रख दीजिए, 360/20 डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा एन का वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी 18 भुजाएं हैं इस बहुभुज में। आगे बढ़ते, यदि m बराबर a cos क्यूब बीटा है और n बराबर ये है तो इसका मान ज्ञात, ठीक है। तो यहाँ m/a निकालना, तो क्या करेंगे, a को इस तरफ ले आएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा m/a बराबर cos क्यूब बीटा, ठीक है। और उसी तरह इसको भी कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, n/b बराबर साइन क्यूब बीटा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप यहाँ पर रख, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, m/a का वैल्यू cos क्यूब b और 2/3 पहले से, तो कुल मिला के cos क्यूब बीटा, ठीक है। और इसका पावर है कितना, 2/3 प्लस n/b का वैल्यू देखिए कितना, साइन क्यूब बीटा, तो साइन क्यूब बीटा होगा, उसका पावर 2/3। आप देख रहे हैं ये जो है गुना में होता है पावर इसका, तो 3 कट जाएगा, इसका भी 3 कट जाएगा, कुल मिला के कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, जिसको आप बोल सकते हैं 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, सोहित और रोहित के पास इस अनुपात में एक निश्चित धनराशि है और वे अपनी धनराशि इस अनुपात में जो है पुस्तकें खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तकें खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास इतना बचते हैं। रोहित के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी, ठीक है। देखिए इसको निकाल लेते हैं, सोहित है और रोहित, सोहित को ऐसे लिखेंगे, रोहित को आर लिखेंगे। तो इसके पास जो राशि था किस रेशियो में, 17:14, और ये बचा कितना, इतना। खर्च किस अनुपात में हुआ है, 12:8, 12:8। और ये बात आपको देखना है कि दोनों के पास इतना का बचत, यानी इसका बचत बराबर है। ऊपर टोटल रेशियो है, नीचे खर्च है, तो टोटल में खर्च चला गया तो बचा क्या, बचत। तो बचत दोनों का जब इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 17 में से 12 घटा 5 और यहाँ पर 14 में से 8 घटा 6, 5 और 6 है, इक्वल नहीं, इक्वल बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, इसके डिफरेंस से इसमें गुना और इसके डिफरेंस से इसमें गुना। तो पहले आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में कट जाएगा ये। अब ये रेशियो हो गया 3:2 का। अब आपको डिफरेंस इक्वल करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 3-2 का डिफरेंस 1 है, तो ऊपर वाला रेशियो में 1 से गुना कर दीजिए। ऊपर वाला का डिफरेंस कितना है, 3 का, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो नया रेशियो बनेगा 17:14 और इसका बन जाएगा 3×3 9:3×2 6। अब आप देख सकते हैं कि 17 से 9 हुआ, कितना का कमी हो गया, 8 का। और यहाँ पर 14 से 6 हुआ, यहाँ भी कितना का कमी हो गया, 8 का। यानी दोनों का जो है डिफरेंस बराबर हो गया, यानी ये बचत है। टोटल में से खर्च नीचे वाला है तो बीच में क्या है, बचत है। तो 8 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा 3392। आपको निकालना क्या है, सोहित के पास आरंभ में, तो कितना है यहाँ पर 17, तो 17 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना होगा। उसके लिए 3392 को 8 से डिवाइड करना होगा और 17 से गुना करना होगा। तो 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 8 चौके 32, 17 चौक 68, 8 आना चाहिए का अंक एक ऑप्शन में, ठीक है, गुना कर लीजिए। आप वैसे 17 का मल्टीपल देख सकते थे, 17 चौक 68 बचा 6, 17 दूना 34, 6 40 बचा 4, लास्ट में 08 यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, एक संख्या को इतना बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखिए, ये क्या है, 57 दूना 114 के 115/2, ठीक है, तो 115/200 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। कटा देंगे, 5 से ये 23, 5 से 40, यानी आ गया ये 23/40। ये कह रहा है कि एक संख्या को इतना बढ़ाया जाता, अगर वो संख्या 40 होगा, नंबर 40 होगा, तो उस पर 23 का वृद्धि है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 + 23 63 हो जाएगा। और बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, 378, तो 63 यूनिट का वैल्यू 378 हो जाएगा। ये कितना गुना, 6 छा के 3 4 कटर, यानी ये 6 गुना है। संख्या निकालना, तो संख्या कितना, 40, तो 40 का निकाल दीजिए, इसका भी 6 गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे, तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संचित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 गुनी 4 गुनी, इसका 2 गुना है तो 11 का भी 2 गुना, यानी 22 वर्ष इसका टाइम लगेगा। हम आपको पहला शिफ्ट में बता चुके हैं। आगे बढ़ो, यदि ए बी के अनुक्रमानुपाती है तो बी 51 होने पर ए 210 होता है, बी
36 होने पर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए जो है वो बी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस अनुपात में बी है उसी अनुपात में ए होगा, या फिर जिस अनुपात में ए है उसी अनुपात में बी होगा। तो देख लेंगे बी का दो वैल्यू है आपके पास 51 और 36, तो बी का क्या रेशियो है 51 और 136, घटाएंगे 17 से 3 बार में, 17 से 8 बार में, तो 3:8 आया बी का। तो ए का भी यही रेशियो होगा, और ए का जो वैल्यू है वो 210 है, पहला वैल्यू। तो 3 यूनिट है ए का पहला, तो ये वैल्यू 210 के बराबर होगा, 70 गुना है, इसको भी आप 70 गुना कर दीजिए, तो 7 अट्ठे 56, यानी 560 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 मीटर प्रति सेकंड और x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करती है। 457 सेकंड के बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलेगी, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये वृत्ताकार पथ है, इस दिशा में मान लीजिए रिया जा रही है और इस दिशा में त्रिशा जा रही है, तो कहीं पर मिल रही है एक बार, तो पूछ रहा है कि ये x का वैल्यू क्या है। देखिए ये विपरीत दिशा में चल रही, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों की स्पीड का योगफल। जब दोनों की स्पीड का योगफल होगा इसका रिलेटिव स्पीड, तो कितना हो जाएगा, त्रिशा का x है और रिया का कितना है 4.6, तो ये हो जाएगा इसका टोटल स्पीड। अगर हम लोग यहाँ से निकालें, इतना दूरी कवर कर रही इतना सेकंड में, तो यहाँ से स्पीड निकलेगा, यानी 2742 को दूरी को जब टाइम 457 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी स्पीड आएगा, तो दोनों कंडीशन का स्पीड इक्वल कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 छके 24, 3 27 42, तो ये 6 बार कट रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 6 में 4.6 माइनस होगा तो 1.4, यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे इसमें कह रहा है कि एक खोखला गोलाकार खोल 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 0 और 3 सेंटीमीटर है, शंख का अनुमानित वजन क्या है। ठीक है, देखिए ये कैसा है, गोलाकार है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना निकाल के ये जो रेट दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7 ग्राम, तो 7 से गुना कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 22/7 पाई का उपयोग करना है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर 2 केवल इसका करेक्ट आंसर है, आप इसको आराम से अपने से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए सॉल्व करने। आगे इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो आप क्या करिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे कितना आ रहा है, तो 7 से 22 93 8 को डिवाइड करना है, 7 या 21 जाएगा, 1 9 19 हुआ, 7 दूना 14, 5 बचा 53 हुआ, 7 सते 49, 4 हुआ, 8 आएगा 48, 7 छः 42। ठीक है, तो बचा कितना 6, तो आपको क्या जोड़ना है वो यहाँ से मिलेगा, ये भाजक और शेषफल का डिफरेंस 1 है, तो 1 जोड़ने से ये 7 का मल्टीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसका मान ज्ञात करना है, तो हम आपको बताए रखे हैं ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जिधर पॉइंट के बाद अंक कम है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पर उतना जीरो लगाएंगे, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, एक कम है यहाँ पर, उसी तरह सब में एक एक का कमी है, तो आपको ऊपर में कमी है तो ऊपर में एक पर एक जीरो देंगे, और स्क्वायर है यहाँ पर सब में तो स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर होगा 100। अगर इसमें क्यूब रहता तो क्यूब कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आगे तेज की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, यदि 3 वर्ष पहले इन 3 व्यक्तियों की आयु का योग 123 वर्ष था तो हितेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए हितेश जो है पुत्र का 3 गुना, तो मान लेते हैं इसका सन का आयु वो कितना है x वर्ष है, तो हितेश का आयु कितना होगा x का 3 गुना, यानी 3x हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसकी जो पुत्री है उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, सन ये है, तो डॉटर कितना हो जाएगा, डॉटर का आयु हो जाएगा पुत्र से 3 वर्ष कम, तो पुत्र x है तो इसमें 3 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा पुत्री का। अब इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योगफल इतना है, अगर ये 3 वर्ष पहले योगफल इतना था, वर्तमान में योगफल निकालेंगे तो क्या करना होगा, ये जो 3 वर्ष पहले का योगफल उसमें 3 3 जोड़ना होगा सबका, तो 3 लोग हैं तो 3 3 जोड़ेंगे 3 बार, तो 9 जोड़ना पड़ेगा टोटल, तो हो जाएगा 123 9 132।
तो ये आपका वर्तमान टोटल है और इधर x में आपका वर्तमान टोटल हो जाएगा सबको जोड़ने के बाद। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 5x माइनस 3 आएगा और इधर जोड़ कितना है 132। तो x का वैल्यू कितना है 132 3 135/5 घटाएंगे 5 दूना 5 27 साल x का वैल्यू आया। क्या पूछ रहा है? हितेश की वर्तमान आयु। हितेश का 3x था तो x का वैल्यू 27 रखेंगे, 27 दिया 81 साल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, ये निर्माता जो उत्पादन करता है उसका क्या है 100 है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर बिक्री मूल्य जो है 30% अधिक है तो 100 से 30 अधिक यानी 130 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि उत्पादन लागत 30% बढ़ गया तो 100 में 30% आप बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा वैल्यू आपका 130। और क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य जो है वो 70% बढ़ जाता है तो 130 का 70 निकालेंगे, 13 सत्तर 91 आएगा तो 91 यहाँ पर बढ़ गया तो कुल मिला के 221 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये नया कॉस्ट प्राइस है और नया सेलिंग प्राइस है। लाभ परसेंटेज आपको निकालना तो कितना आएगा 70 20 90 91 का लाभ है किसके ऊपर 130 के ऊपर, गुना 100% करके आप निकाल लीजिए। तो जीरो तो कटेगा ही 13 से 7 बार में, 7 गुना 10 70% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 41 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये इनकी दो भुजाएं बराबर है, तो मान लीजिए ये और ये भुजा बराबर है, इसका नाम क्या है ए बी सी। और बराबर भुजाओं की लंबाई 41 41 है तो ये भी 41 होगा और ये भी 41 होगा। और तीसरी भुजा जो आधार वो कितना है 18 सेंटीमीटर, ये है आपका 18 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ए से बीसी पर एक लंब खींच देंगे। लंब जब खींचेंगे तो ये आधार को दो बराबर पार्ट में बांट देगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये लंब जो है बीच में पड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। और ये एच है और ये 41 क्या है, अगर हम लोग ये त्रिभुज में देखें ए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, तो ए सी डी में देखें तो 9 41 है तो ये कितना होगा 40 हो जाएगा पाइथागोरस से, ट्रिपलेट होता है 9 40 41 का। हम लोग ये एरिया निकाल सकते हैं और इसका 2 गुना कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो 1/2 गुना आधार है इसका 9 और गुना ऊंचाई कितना है 40, तो ये हो गया आपका आधा क्षेत्रफल। टोटल निकालने के लिए इसमें क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे तो 2 कट ही जाएगा, 9 चौके 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।